Welcome back to Cognizant Academy for completing model question paper set number 3. We are already completed up to question number 20 in the last video. Today we are starting from question number 21. Right? तो question number 20 जो है हम लोग ऑलरेडी जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो एक्चुअल में है क्या। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। द एनर्जी स्टोर्ड तो लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी। ये कितना होगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है आप लोगों को मालूम है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो वही तो बोल रहे थे 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा स्टाइल से बोल रहा था। हाँ इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ठीक है, यहाँ पर ये ऐड किया है। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी स्टोर की बात करें तो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर या फिर 1/2 CV स्क्वायर ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े हैं। ठीक है, कितना होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r by d by s। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a बटा d या s बटा d जो है आप बोल सकते हो। अगर हम लोग दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके बीच में अगर एयर और वैक्यूम है, राइट, तो एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बटा d। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट a बटा d। तो अब यहाँ पे देखिए U इज इक्वल टू हाफ इनटू C के जगह में हम लोग रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a बटा d इनटू v स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, उधर से दिक्कत हो रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी U इज इक्वल टू हमने क्या किया हाफ CV स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कैपेसिटेंस C का जो वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बटा d होता है। तो U इज इक्वल टू हमने किया हाफ, C के जगह में रखेंगे एप्सिलॉन नॉट a बटा d इंटू v स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसको वॉल्यूम से हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप देखो U बटा हम लोग क्या लिखेंगे वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट a बटा d इंटू v स्क्वायर है। इधर भी हम लोगों को वॉल्यूम लिखना है। तो एक्चुअल में देखिए वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होता है l क्यूब। अगर इसको दो पार्ट में बांटे तो हम लिख सकते हैं l स्क्वायर इंटू l। l स्क्वायर को a लिख सकते हैं, l को d लिख सकते हैं, क्योंकि d यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख दिए a इंटू d। तो अगर a इंटू डी जो है अगर लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो राइट साइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का हो जाएगा a इंटू डी। तो अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, a इंटू डी को पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, v भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए क्या है a तो काट दिया ना, यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा d स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। E इज इक्वल टू v बटा d होता है, E इज इक्वल टू v बटा d। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू e स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, कौन सा ऑप्शन है,
यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन में क्या है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोगों का करेक्ट होगा। डीना नहीं चला था कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं सर। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू पोल इज, हम लोगों को रेशियो निकालना है, ठीक है। किसका रेशियो निकालना है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है इक्वेटर का और हम लोगों को पोल का निकालना है। इन दोनों के बीच का रेशियो जो है वो कितना होगा, 1:2 तो 1:2 होगा। कौन बता, 1/2 होगा कि नहीं होगा वो तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमको लग नहीं रहा है कि सही है, फिर भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है इक्वेटर का और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है पोल के बीच का रेशियो जो है वो क्या होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जानना होगा एंगल ऑफ डीप, ठीक है। तो एंगल ऑफ डीप जो है इक्वेटर पर और पोल पर, ठीक है, ये कितना होता है ये हम लोगों को देखना है। यहाँ पे एक डायग्राम जो है, ठीक है, इसको समझिए। अगर मान लिया जाए, ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखें, ये आपका BH है और ये वाला जो है आपका B है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ डीप है वो क्या होता है आप लोगों को मालूम है, या डीप के बारे में समझते हैं? ऐसा जो एंगल होता है बीबी या बीएच के बीच में, BH और जो रिजल्टेंट होता है B का, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल होता है यहाँ पर ये होता है एंगल ऑफ डीप, ठीक है। तो एंगल ऑफ डीप जो है अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल तरफ होगा ना इक्वेटर की तरफ, ठीक है, और पोल जो है आपका इधर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा का जो वैल्यू है अगर हम लोग इक्वेटर के लिए लें, ठीक है, तो इक्वेटर के लिए कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इक्वेटर के लिए अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ डीप जो है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर हम लोग पोल के लिए देखें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है, ठीक है, अगर हम लोग इक्वेटर का निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन बोलिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इक्वेटर पे अगर निकाल रहे हैं तो इक्वेटर का क्या होगा, क्या होगा, इक्वेटर पे निकालेंगे तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा B cos डेल्टा, ये हो जाएगा B cos डेल्टा। और इक्वेटर पे अगर आप देखो, ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू कितना है जी, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो गया, B। कोई दिक्कत है किसी को? अगर पोल पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो BH है, ठीक है, इसको तो अगर हम लोग ले रहे हैं तो B cos डेल्टा ले रहे हैं, लेकिन ये जो BB है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, B sin डेल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अगर किसका निकालते हैं, पोल का निकालते हैं, तो यहाँ पे किससे निकलेगा, तो B sin डेल्टा से। तो B sin कितना लेना होगा, 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसका भी कितना हो गया, 1। तो आप यहाँ पे देखिए पूछा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटर पर और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना, पोल का रेशियो क्या होगा। तो इक्वेटर पे हम लोग देख रहे हैं B, ठीक है, पोल का कितना B, तो कितना हो गया 1:1। कौन बोल रहा था, ठीक है, तो 1:1 जो है, ठीक है, ये दो करते हैं, समझ गए। कोई दिक्कत है किसी को? तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप पूछ सकता है कितना, 0 डिग्री, पोल पर कितना 90 डिग्री, BE का वैल्यू कितना, B cos डेल्टा यानी कि B cos 0 डिग्री, तो B हो गया, ठीक है। पोल पर अगर देखा जाए तो इसका भी B होगा, है ना।
तो दोनों का रेशियो जो है हम लोगों का कितना हो जाएगा 1:1। कहाँ पे आंसर दिया 1:2? वर्मा गैस में सबसे गलतियां होता है। गैस वैस में मत ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्या है, तो which of the following velocity of the electron determines the current through the conductor। यहाँ पे देखिए which of the following velocity of the electron determines the current through the conductor। कंडक्टर के थ्रू जो है, ठीक है, अगर करंट थ्रू दी कंडक्टर जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा वेलोसिटी लिया जाता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कौन सा वेलोसिटी लिया जाता है। तो इसमें तो सीधा सीधी क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो उस समय थर्मल वेलोसिटी हम लोगों का ऐसे कितना आ जाता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट थ्रू द कंडक्टर। इसका राइट आंसर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1d। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंसेस विल, ठीक है। एक्चुअल में एंड जो है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू रूम टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, एक कॉपर है और दूसरा क्या है, जर्मेनियम है। आप देख रहे हो एक कॉपर है दूसरा जर्मेनियम। कॉपर क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो यानी कि कॉपर में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ये जो जर्मेनियम है वो क्या है, सेमीकंडक्टर, इसमें जस्ट कंडक्टर से क्या होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो जर्मेनियम का जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही राइट आंसर है कि कॉपर का डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस और जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन स्किप कर रहे हो क्या, नहीं ना। यहाँ पे देखिए फिगर शोज द करंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देन करंट I इज इक्वल टू, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, किरचॉफ्स पॉइंट रूल या फिर जंक्शन रूल, मालूम है क्या होता है। तो सिंपल उसमें आप लोगों को बताया है, it states that the algebraic sum of all the electric currents meeting at a point or a junction is equal to 0। यानी कि आप जानते हो कि सिग्मा I का वैल्यू जो है वो कितना होता है, 0। अगर मान लो इस तरह से हम लोग जो है, ठीक है, एक सर्किट जो है, ठीक है, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ये वो जंक्शन है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। मान लो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है I1 है, ये वाला I2 है, ये वाला I3 है और ये वाला क्या है, I4, ठीक है। तो एक टेक्निक क्या है कि द इलेक्ट्रिक करंट्स which are directed towards the junction are taken as positive। वैसे इलेक्ट्रिक करंट जिनका डायरेक्शन जो है जंक्शन की तरफ होगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, and the electric currents which are directed away to the junction are taken as negative। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो I1 और I2, ठीक है, जंक्शन की तरफ आ रहे ना, तो यहाँ पर I1 प्लस I2। अब ये I3 और I4 जो है, ठीक है, वो दूर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग प्लस तो लिखते हैं लेकिन माइनस I3 प्लस तो लिखते हैं लेकिन माइनस I4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। या फिर इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये नहीं करते हैं, कहने का मतलब है कि ये जो
किरचॉफ का पॉइंट रूल है या जंक्शन रूल है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, राइट। इसी पे बेस्ड जो है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है। इनकमिंग करंट कितना हो गया टोटल 4 एम्पियर, तो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा ना, तो ये वाला करंट कितना होगा 4 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 एम्पियर ऐसे आ रहा था और 1 एम्पियर उधर चला गया, तो इधर कितना आएगा 3 एम्पियर आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 एम्पियर आया, इसमें से, ठीक है, इस I का वैल्यू निकालना है, तो 3 माइनस कितना करना होगा 1.3, ठीक है, तो कितना होगा 1.7 एम्पियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.7 एम्पियर। ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो 1.7 एम्पियर पहले नंबर पे ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1.7 एम्पियर। तो तुम लोगों को गैस पेपर में 1.7 ही दिया, कुछ और दिया हुआ है? चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोलते हैं करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव इट, ठीक है। ये कौन सा होगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्टर्स जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है, वहां से ये आपका डायरेक्शन बतलाता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो है कितना होगा जी नॉर्थ टू साउथ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, ये हम लोगों का करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बात हो रही है टोरॉइडल सोलेनॉइड की, ठीक है। तो आप जानते हो कि लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड का हो या टोरॉइडल सोलेनॉइड का हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B का वैल्यू जो है एक ही होता है। कितना होता है आप लोग बता सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B का वैल्यू कितना होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं म्यू नॉट एन आई। एन क्या है यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है और एरिया है वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, ठीक है। I जो है टोटल करंट है, स्मॉल n जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत करना। और यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू पूछेगा या न्यूमेरिकल्स में आए तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना रखो 4.1 सिंपल है, ठीक है, कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू जो है 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। n क्या है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। तो इट्स नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड करता है ना, ठीक है। करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पूछा है, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आया है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, a charged particle moves through a magnetic field directed perpendicular to its direction of motion. Which of the following quantities of the particle will not change? Right? तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल जो है अगर मूव करता है थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो पाथ कैसा होगा सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। पाथ क्या हो जाएगा सर्कुलर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी था ना, ये पाथ जो है, ठीक है, सर्कुलर हो जाएगा। और अगर सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं,
और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को चेंज होने के लिए क्या चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों, इसमें से कोई सा भी चेंज होता है तो वो चेंज हो गया, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर पाथ जो है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का, वो एक सर्कल हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे आप देख रहे हो कि डायरेक्शन जो है उसका चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, दैट मींस उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, राइट। अब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है मोमेंटम है, तो मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज कर गया तो मोमेंटम तो चेंज करेगा ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द पार्टिकल विल नॉट चेंज, तो क्या चेंज नहीं करेगा, गुड, स्पीड चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, सर्कुलर पाथ हो चाहे कैसा भी पाथ हो, है ना। इसको चेंज करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड का चेंज होना जरूरी, ठीक है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 29, the force on a current carrying conductor in magnetic field is, बताइए कितना होगा। क्वेश्चन है, the force on a current carrying conductor in magnetic field is maximum when angle between current and magnetic field is 90 degree। 90 degree होगा, फार्मूला बताओ। तो यहाँ पे देखिए फोर्स F इज इक्वल टू होता है ILB sin थीटा होता है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ILB sin थीटा। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री, जब थीटा जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हम लोगों का C, एंड दैट इज 90 डिग्री, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d carry a current I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो पहली बात जानिए कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन अगर सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इन दो करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो रिपल्सन होता है। तो इस ऑप्शन में जो है रिपल्सन वाला जो दो ऑप्शंस होगा, ठीक है, उन दोनों को तो हम लोग खत्म कर देंगे, यानी कि बी और डी तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है F by L का वैल्यू कितना होता है जी, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई होता है कि नहीं। अब यहाँ पर उस R के जगह में तो D लिख दिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग D ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू दोनों करंट क्या है I, ठीक है, तो ये I स्क्वायर बटा D हो जाए, तो म्यू नॉट I स्क्वायर बटा 2 पाई D, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में अट्रैक्ट भी कर रहा है और वैल्यू जो है वो हम लोगों का सेम भी आ रहा है, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई डी होगा। और अगर सी ऑप्शन में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, वो करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है वह क्या है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। क्या होगा जी, बार मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल। यहाँ पे एक चीज को हमेशा याद रखेंगे कि अगर एक बार मैग्नेट है,
ठीक है। तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। जहां तक सवाल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करता है और साउथ पोल में टर्मिनेट करता है। तो आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकला, यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, निकला टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, निकला टर्मिनेट कर रहा है। तो ये जो बाहर में अगर हम लोग देखेंगे तो जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, तो जो आउटसाइड होता है उसके जस्ट रिवर्स इनसाइड में होता है। दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन जो है आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सर? ओके। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। करंट फ्रॉम ए टू बी in the straight wire is increasing. The direction of induced current in the loop each. इस लूप में आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट I का वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा सर। सर इंक्रीज होगा तब चेंज होता है ना सर? चलो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है उसका टेक्निक जान लीजिए। अगर इंक्रीज होता है करंट, ठीक है, तो याद रखिएगा चेंज होता है। अगर डिक्रीज होगा तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन जो है अगर इनवर्ड है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और अगर ये आउटवर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा जी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, करंट जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग जानेंगे राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि इफ वी grasp the conductor from our right palm in such a way that thumb points along the direction of electric current, तो ये करंट का डायरेक्शन है। आपने कंडक्टर को इस तरह से अपने पाम में ग्रास्प किया, तो ये जो फिंगर्स का कर्ल है ये कैसा है, आउटवर्ड होगा सर। आउटवर्ड है। यस सर। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि आप पढ़े हो ना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B is equal to mu naught by 4 pi into ideal sin theta by r square। तो ये तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड developed due to the electric current flowing through the conductor in the given direction is in outward and it is going to be increase, ये increase कर रहा है। To resist it, the magnetic field developed due to induced electric current is it क्या होगा, आउटवर्ड है, इंक्रीज कर रहा है, इनवर्ड हो जाएगा ना। To resist it, the magnetic field developed due to induced electric current in the circular loop is inward, and hence the direction of induced electric current is in clockwise। तो इसका आंसर होगा क्या, सर बताया क्लास में था प्रेजेंट नहीं था। क्या होगा, चेंज कर रहा है ना, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज करेगा तो चेंज हो जाएगा। डिक्रीज रहने से जो है, अगर यही क्वेश्चन में अगर डिक्रीज लिख देता तो क्या होता, स्टार्टिंग में आउटवर्ड था वही रह जाएगा, कभी उसको रेजिस्ट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। पहले किसी दिया हुआ तो नहीं ना था सर ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो निकालना पड़ेगा। निकाला ना तुम राइट हैंड थंब रूल से। जिस दिन आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है स्टार्ट किया था, पहला ही क्लास में हम लोग पढ़े थे राइट हैंड थंब रूल। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स
एंगल्स का कर्व जो होता है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। If number of turns in primary and secondary coils is increased to 2 times each, the mutual inductance क्या होगा? 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। और टाइम इंक्रीज करेगा कैसे? सर उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट n स्क्वायर एयर, तो 2 वर तो 2 का स्क्वायर, m is equal to कितना होता है? म्यू नॉट n स्क्वायर एयर, म्यू नॉट n1 n2 a बट्टा क्या होगा? I, आई ठीक है। क्या होता है? m is equal to म्यू नॉट n1 n2 a बट्टा। अब यहाँ पे देखिए, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, n1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी का, n2 जो है वो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स है ना। अब दोनों को दोगुना कर दिए हो तो क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, दोनों को 2 टाइम्स जो है वो बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर इसी को हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट, ये 2n1 हो जाएगा, ये 2n2 a बट्टा I, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 म्यू नॉट n1 n2 a बट्टा I, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ सर ठीक है, तो becomes 4 टाइम्स जो है ये करेगा। सर संदीप बोल रहा था कि 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो 28 हो जाएगा। 6 टाइम होगा। अच्छा, मतलब जो ऑप्शन में नहीं है उसको भी ढूंढ रहे हो तुम लोग। थोड़ा सा नीचे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या है? Why the current does not rise immediately in a circuit containing inductance? तो हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, ये जो इंडक्टेंस है ना, ठीक है, ये तो हमेशा अपोज करता है, ठीक है। तो सिंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन इंडक्टर इज अपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इफ द रेट इज हायर द इंडक्टर ट्राइज टू ब्लॉक द रेट बाय इंड्यूसिंग द क्या अपोजिट ईएमएफ। तो अपोजिट ईएमएफ के द्वारा जो उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है, या फिर उसको रेजिस्ट करेगा, ब्लॉक करने का काम करेगा। तो व्हाई द करंट डज नॉट राइज इमीडिएटली, क्यों वो इमीडिएटली राइज नहीं कर पाता है? तो बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है, आप जानते हो कि जिस काउज की वजह से वो डेवलप करता है, ठीक है, उसी को अपोज करता है। तो बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन। तो भगवान इसमें झूठ मूठ का इतना कैसे दे दिया? नहीं पता। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? तो when 3 identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn by them will, ठीक है। तो अगर रेटेड वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, तो जो भी पावर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशंस में जोड़ते हैं और इक्विवेलेंट पावर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 1 by P1 plus 1 by P2 1 by P2। तो यहाँ पे देखिए when 3 identical bulbs of 60 watt, ठीक है, सारा बल्ब जो है आइडेंटिकल है, सबका 60 वाट है, 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट सप्लाई, द पावर ड्रॉन बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट पावर का जो वैल्यू होगा उतना ही पावर जो है वो ड्रॉन करेगा। आप देख रहे हैं 3 आइडेंटिकल है, मतलब सारा का पावर जो है वो 60 वाट ही लेना है आपको। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 1 by 60 plus 1 by 60 plus 1 by 60। तो यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया 60 और ऊपर 3, तो इक्विवेलेंट पावर जो है वो कितना हो जाएगा? तो 60 by 3 तो 20 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 20 वाट जो है आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है।
तो ये हम लोगों का करेक्ट 60 वाट दिया हुआ तो वाट ठीक है, 3 आइडेंटिकल है ना, ठीक है, और तीनों का आपका 60 वाट है, तो 3 टाइम्स जो है 60 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 का रेसिप्रोकल जो है वो इक्वल है। तो दोनों धोखा देने के लिए दे दिया है। हो सकते हो ऐसा। एनीवेज ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सर